नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। आज मैं आपको यूक्रेन क्राइसिस के बारे में समझाने जा रहा हूं। बहुत संक्षिप्त में आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। साथ साथ में आपके इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। और मुझे लगता है कि सुनने से सारी चीज़ें ठीक से समझ में आती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और इस पर PhD करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो ज़रूरत है वो हमें समझना जरूरी है। तो मैं यूक्रेन क्राइसिस को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपका 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद दो गुट बन गए। एक गुट बन गया यूएसए। तो यूएसए जो है वो पूंजीवादी आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ा। मतलब उनके यहाँ जो आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते थे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़े। उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी विचारधारा वो थी। और दूसरी जो विचारधारा थी, दूसरी जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो किसकी आइडियोलॉजी थी? वो थी रशिया, या जिसको हम उस समय सोवियत संघ कहते थे या USSR कहते थे। अब ये दो विचारधाराएं हो गई। एक तरफ सोवियत संघ USSR जिसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा। एक तरफ यूएसए जिसकी विचारधारा पूंजीवादी। थोड़ा मैं समझा देता हूं। पूंजीवादी का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जो कैपिटलिज्म को एक तरीके से सपोर्ट करती है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती है, और वो उनके डेवलपमेंट का एक मॉडल है कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ा जाए। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो राज्य ही करता है। मतलब सारे जो डेवलपमेंट का जो मॉडल होता है उसमें राज्य की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं, इन दो विचारधाराओं की लड़ाई जो है वो पूरे विश्व में सामने आई और ये दो गुट बन गए। हुआ ये कि सभी लोगों ने, दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश, कोई यूएसए के गुट में और कोई USSR के गुट में, तो ऐसे गुटबाजी होती गई। उसी समय भारत आजाद हुआ। अब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने एक दिक्कत ये आ गई, परेशानी आ गई कि भारत उस गुट में जाए या इस गुट में जाए। अब इससे होगा ये कि अगर हम यूएसए के गुट में चले जाते तो USSR के अगेंस्ट हो जाते हैं, और USSR के अगेंस्ट चले जाते तो यूएसए के अगेंस्ट हो जाते हैं, और हमें दोनों से जो है एक से किसी न किसी एक से हमें नुकसान होता। और हमारी उस समय पोजीशन ऐसी थी नहीं कि हम कोई वॉर कर सकें, युद्ध कर सकें, या इस तरीके की जो फॉरेन पॉलिसी इसको हम अडॉप्ट कर सकें। तो हमने समझदारी ये दिखाई कि हम दोनों से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और हमारी जो विदेश नीति होगी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। तो इसलिए हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन, या कह सकते हैं जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, दोनों ही गुट हमारे दोस्त हैं। तो यहां तक तो ये बात हो गई। अच्छा, जो यूएसए है उस यूएसए ने एक, कह सकते हैं कि 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, एक संगठन सेटअप किया। क्या है वो संगठन? उस संगठन का नाम है नेटो। नेटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ। भाई क्यों बनाया गया नेटो? क्या इसका ऑब्जेक्ट था नेटो का? नेटो का ऑब्जेक्ट ये था कि अमेरिका जिस गुट को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था, जिस गुट को नेतृत्व प्रदान कर रहा था, उस गुट ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये गुट बनाया कि अगर कोई भी विरोधी जो देश हैं वह अगर हमारे ऊपर, किसी भी सदस्य के ऊपर हमला करते हैं तो हम सब मिलके जो है उसका मुकाबला करेंगे और सुरक्षा करेंगे उस सदस्य देश की। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है नेटो में शामिल होते गए। नेटो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बहुत संक्षिप्त में सीधे तरीके से समझा रहा हूं। इधर रशिया ने क्या किया? रशिया का मतलब सोवियत संघ से उस समय। तो सोवियत संघ ने एक पैक्ट साइन किया जिसको हम कहते हैं वॉर्सॉय पैक्ट। ठीक है, WARSAW। तो वॉर्सॉय जो पैक्ट है वो साइन किया। इसमें भी वही था कि अगर हमारे गुट पे, किसी भी सदस्य देश पे अगर ऐसा कोई हमला होता है तो इसको हम
क्या करेंगे, सामूहिक रूप से हम सदस्य की रक्षा करेंगे और हम सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करेंगे। तो देखिए दुनिया में दो गुट बन गए सिक्योरिटी के लिए, एक तरफ नाटो बन गया, एक तरफ वॉर्सो पैक्ट हो गया। इतनी तो बात आपको क्लियर हुई होगी। और भारत की विदेश नीति अलग थी। भारत ने कहा तो हम तो दोनों में शामिल, किसी में शामिल नहीं होंगे, हमारी तो स्वतंत्र विदेश नीति होगी और हमारे संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे रहेंगे। तो ये विदेश नीति भारत ने अपनाई। आगे बढ़ते हैं। 1991 में जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ क्या हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर जो है, एक जो रिपब्लिक था, जो बहुत बड़ा देश था, विघटन हो गया, मतलब टूट गया। तो टूट गया का मतलब क्या है कि उसमें से बहुत सारे देश अलग हो गए। किससे? सोवियत संघ से। अब सोवियत संघ से जब देश अलग हो गए तो कौन कौन से देश अलग हो गए? बहुत सारे देश अलग हो गए, जैसे कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, राइट, यूक्रेन है, राइट। तो ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश जब अलग हो गए, किससे? सोवियत संघ से। तो एक बड़ा देश जो है, वो बड़ा देश कौन बना? रूस। इन सब में बड़ा देश कौन सा है? रूस है, जिसका कैपिटल क्या है? मॉस्को है। तो आप देखेंगे कि स्थिति खराब हो गई। तो पुतिन साहब ने ये डिसाइड किया है, कि हम उस स्थिति को फिर से लाना चाहते हैं। रूस की जो पोजीशन है, मॉस्को की जो पोजीशन है, वो पूरे दुनिया में एक स्ट्रांग पोजीशन हो। तो पुतिन साहब के डिसीजंस कुछ इस प्रकार से आगे चल रहे हैं। यूक्रेन पे आते हैं। तो ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन किससे अलग हुआ है? यूक्रेन जो अलग हुआ है, ये रूस से अलग हुआ है। अब यूक्रेन जो रूस से अलग हुआ है, हुआ ये है कि यूक्रेन में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, कुछ लोग रूस को सपोर्ट करते हैं आज भी, क्योंकि रूस का हिस्सा रहा है। तो यूक्रेन का एक हिस्सा है, यूक्रेन का एक हिस्सा था, है नहीं कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रीमिया। तो क्रीमिया जो है, उसमें बहुत सारे लोगों ने रूस को सपोर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस ने 2014 पर क्रीमिया, जो कि यूक्रेन के हिस्से में था, उस पर कब्जा कर लिया 2014 में। एक बार फिर से समझिए, 2014 में क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ? इससे अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। क्या होता है इकोनॉमिक सैंक्शन? आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी देश पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, अब जैसे ईरान पे लगाया गया, तो अपने तेल को बेच नहीं सकता है, उसके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, तो बहुत सारी आर्थिक समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं, देश को आगे बढ़ने में परेशानी होती है। और तो इस इकोनॉमिक सैंक्शन से रशिया जो है काफ़ी कह सकते हैं जूझ रहा है। और साथ ही साथ जो है G8 से रशिया को बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये स्थिति हो गई। अच्छा, अब अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है? अभी स्थिति ये है कि रूस ये चाहता है कि अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटा जाए, अमेरिका को बैलेंस किया जाए, अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। रूस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या खतरा है? जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो जो संगठन है, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है, जबकि वही कोल्ड वॉर तो समाप्त हो चुका है, जिसके लिए बनाया गया था। ये वॉर्सो पैक्ट समाप्त हो चुका है, वो अस्तित्व में नहीं है अभी। लेकिन नेटो जो है आज भी अस्तित्व में है। आप देखेंगे कि नॉर्थ मैसेडोनिया अभी उसका लेटेस्ट मेंबर है, 30th मेंबर है। और अभी यूक्रेन ने कहा कि भाई हम शामिल होंगे इसमें, नेटो में। अब नेटो में शामिल होने से रशिया को क्या प्रॉब्लम है? आप समझिए इस बात को कि अमेरिका का और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो लगातार नेटो का एक्सपेंशन कर रहे हैं, नेटो के सदस्यों का विस्तार कर रहे हैं। और नेटो के सदस्यों का विस्तार होने से क्या होगा? नेटो के सदस्य होने से विस्तार ये होगा कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला करता है, मान लिया रूस और यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो ये सारे देश मिलकर क्या करेंगे? रशिया को, कह सकते हैं रशिया को ऊपर अटैक कर देंगे, सामूहिक रूप से मुकाबला करेंगे। तो देखिए अब रशिया को खतरा है इससे कि नहीं है? रशिया की सुरक्षा को खतरा समझ में आया आपको? तो
अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट है, अगर वो शामिल होना चाहता है नेटो में तो आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है। रूस का मानना ये है कि देखिए रूस का जो आप देखेंगे मॉस्को जो उनका राजधानी है, कैपिटल, और कैपिटल के पास में सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो नेटो कंट्रीज की बाउंड्रीज मिल रही है रशिया के साथ, और मॉस्को पास में है। तो ऐसी स्थिति में रूस को ये फील हो रहा है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए भाई ऐसा है, आप अपने घर तक रहिए और इधर फैलने की कोशिश मत कीजिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप यूक्रेन को नेटो में शामिल मत कीजिए, ये हमारी सुरक्षा खतरा है और हम इससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए रूस जो है उसने 1 लाख ट्रूप जो हैं वो अपनी सेना वगैरह सब जो है तैयारी के साथ बैठा हुआ है, राइट। मतलब कब पुतिन साहब ऑर्डर करें और कब धूम धड़ाक स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी यूक्रेन की जो क्राइसिस अभी जो चल रही है, तो यूक्रेन परेशान है कि अब क्या करें। वो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से बात कर रहा है कि भाई देखो ये हमारे ऊपर कब्जा करने को तैयार बैठे हैं। अमेरिका कन्विंस कर रहा है कि रूस, पुतिन साहब देखो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमला नहीं करेंगे, अगर आपने हमला किया तो हम आप पे आपकी जो एक्चुअली क्या रूस से जो है वो गैस, नेचुरल गैस जो है वो यूरोप को आती है। तो जर्मनी ने कहा है कि देखो अगर आपने हमला किया तो हम आपकी गैस पाइपलाइन को बंद कर देंगे। अब नेचुरल गैस जब यूरोप को सप्लाई बंद हो जाएगी तो इससे परेशानी तो यूरोप को भी होने वाली है, लेकिन इसका नुकसान तो रूस को भी उठाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो है यूरोपियन देश और अमेरिका लगातार धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? रूस को दे रहे हैं कि देखिए इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। अगर वो नेटो का मेंबर बन गया तो सिचुएशन बदल जाएगी। सोचिए आप इस बात को। तो रशिया को यही थ्रेट है, यही खतरा है रशिया को कि देखिए अगर आपने ऐसा किया तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी ये नेटो का जो है एक्सपेंशन हो, और ये हमारी सुरक्षा का खतरा है और हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये स्थिति है, इसलिए वो तैयार हैं। अब पुतिन साहब कब क्या करते हैं ये तो पुतिन साहब ही जाने कि पुतिन साहब किस मूड में हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चाइना का क्या रोल है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना की वैसे भी पॉलिसी जो है, अग्रेशन की पॉलिसी इंडो पैसिफिक में किस तरीके से टेंशन है, मतलब किस तरीके से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, और किस तरीके से हमने एक क्वाड बनाया हुआ है चाइना को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है आज आप देखेंगे ये रूस को चाइना के करीब लेके जाएगी, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के एंगल को। भारत को बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत को बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे, क्योंकि देखिए रशिया के चीन के संबंध भारत के साथ वैसे भी तनावग्रस्त चल रहे हैं। लद्दाख के मामले में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश के मामले में देखिए। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रूस का चाइना के पास जाना ये निश्चित रूप से भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत कह सकते हैं चैलेंज है और चुनौती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब ये उथल पुथल होगी, ये टेंशन एरिया होगा, तो ये इसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की जो दाम है, प्राइसेस हैं, वो भी फ्लक्चुएट होंगे। इससे भी भारत की इकोनॉमी को जो है निश्चित रूप से असर पड़ सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत जो है वो अमेरिका भी दोस्त है। आप देखेंगे कि यूके के साथ हमारे एफटीए की बातचीत चल रही है, फ्रांस हमारा दोस्त है, जर्मनी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे दोस्त हैं, अमेरिका भी हमारा फ्रेंड है, और साथ साथ में आप देखेंगे कि रूस भी हमारा अच्छा दोस्त है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम अमेरिका की साइड चले जाते हैं तो हमारा जो S-100 की जो सप्लाई है, एक तो वो है S-400 की सप्लाई, दूसरी 60% करीब जो इक्विपमेंट है डिफेंस वो रशिया से सप्लाई होते हैं। तो चाइना के साथ और रूस के साथ अगर गठजोड़ हो जाएगा और हमारा जो डिफेंस का जो हमारा डील चल रहा है या डिफेंस का जो कॉपरेशन चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम किस तरीके से रूस को और साथ साथ में अमेरिका को मैनेज करें। ये भारत ने हमेशा बैलेंसिंग एक्ट की पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन फिर भी ये जो समय है भारत की जो डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। भारत का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि क्रीमिया के मुद्दे पर भारत ने पहले रशिया को सपोर्ट किया था, जिसके लिए पुतिन साहब ने भारत को धन्यवाद भी दिया। और अभी स्थिति ये है कि भारत ने पूरे कह सकते हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो बैलेंसिंग एक्ट की रही है। हम बैलेंस रिश्तों को करते आए हैं और हमने हर रिश्ते को इंडिपेंडेंट देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस घड़ी में, इस समय में भारत की विदेश नीति के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। और मुझे लगता है कि भारत के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन यही है
की समस्या को डायलॉग प्रोसेस के द्वारा सॉल्व किया जाए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।